बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। जो शीशा पत्थर को तोड़ दे ऐसे शीशे की तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग प्रस्तावना की। प्रस्तावना हर तीसरे पेपर में प्रस्तावना से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और प्रस्तावना की चर्चा करें। आप संविधान में सबसे पहला कोई शब्द देखने को पाएंगे तो वो होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को देश का भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में जो बातें चल रही थी उनके विचारों को पहले से प्रस्तावना में लिखित कर दिया है। और अगर आपको भारतीय संविधान को अच्छे से जानना है और समझना है तो हमें प्रस्तावना के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि आखिर भारतीय प्रस्तावना कहना क्या चाहता है, भारतीय संविधान है कैसा। आप प्रस्तावना की 2-4 लाइनें पढ़ लेंगे, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रस्तावना लगातार हमारे भारत में चर्चाएं होती रही हैं कि भारत में आखिर में सुप्रीम है कौन, या संविधान का स्रोत माना किसे जाए। लगातार आए दिन आप सुनते रहे होंगे कि कोई कहता है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर राष्ट्रपति, या फिर संसद, प्रधानमंत्री, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि वास्तव में संविधान किसको सुप्रीम मानता है। तो आप प्रस्तावना की 2-4, 6 लाइनें, 10 लाइनें पढ़ेंगे, आपकी एक एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और हर वर्ष प्रस्तावना से पेपर में, आज एक पेपर हुआ है, अगर आज के पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछता है तो कल वाले पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछेगा प्रस्तावना से। दोस्तों, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना कि थोड़ा सा मैं इतिहास पे जाना चाहूँगा। 1960 का मामला, बेरोबरी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। 13 साल बाद एक केस जिसको संविधान की नींव माना जाता है, जिसने संविधान की नींव को हिला कर रख दिया था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद केस आप सुने होंगे। और केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पहली बार माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और दोस्तों, साथ में ये भी कहा जाता है कि जिस प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। जहां एक बार सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और वहीं 1973 में केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और दोस्तों, हम आपको बताएं, प्रस्तावना की चर्चा करने से पहले, प्रस्तावना के बारे में जाने, तीसरी बैठक संविधान सभा की जो हुई थी, तीसरी बैठक पे अगर हम ध्यान दें, तीसरी बैठक संविधान सभा की होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास क्या रहा, उसके विषय में हम वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। लेकिन मैं इस तारीख की चर्चा करूंगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा है, लेकिन भारतीय संविधान वास्तव में होगा कैसे, ये जानना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी के लिए उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, बशर्ते इस उद्देश्य प्रस्ताव को उस दिन नकार दिया जाता है। और बाद में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना का आधार माना जाता है। दोस्तों, अब प्रस्तावना की लाइनें अगर हम कुछ बातों को हम आपको बताएं, कुछ शब्दों का मतलब हमें समझना है। आप प्रस्तावना
में जाएंगे तो आपको पहली लाइन मिलेगी, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व। इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम भारत के लोग जैसे शब्द कहाँ से लिखे गए हैं, कहाँ लिखे गए हैं? प्रस्तावना, ऑप्शन बी दे देगा मूल अधिकार, सी देगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। याद रखेंगे, हम भारत के लोग जैसे शब्द प्रस्तावना में लिखे गए हैं। और हम भारत के लोग का मतलब है क्या दोस्तों? प्रस्तावना ये निर्धारित करती है कि भारत में सुप्रीम कौन है, तो जनता, भारत की जनता सुप्रीम है दोस्तों। और प्रस्तावना ये भी कहती है कि भारतीय संविधान का स्रोत भी जनता है, स्रोत भी जनता है और सुप्रीम भी जनता है। ये प्रस्तावना की पहली लाइन कहती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु समस्त नागरिकों को। तो एक एक शब्दों को हमें समझना है। हमने कहा हम भारत के लोग, भारत को, यहाँ एक बात को और आप ध्यान देंगे दोस्तों, हम भारत के लोग, भारत को, भारत शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। एक बार सीजीएल के पेपर में पूछा था कि भारत शब्द भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार आया है, तो 2 बार, एक बार हम भारत के लोग और एक बार यहाँ पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हैं। दोस्तों समाजवादी और संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब ये हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब कि भारत अपने आंतरिक फैसले और बाह्य फैसले लेने के लिए खुद सक्षम है। और दूसरे शब्द की बात करें, दूसरा शब्द समाजवादी, समाजवादी का मतलब दोस्तों हुआ भारत की जितनी भी संपत्ति है, खासकर वो विशेष संपत्तियां, उस पर सरकार का अधिकार होगा और सरकार जो भी कार्य करेगी वो समाज के कल्याण के लिए करेगी। समाजवादी और समाजवादी के बाद एक शब्द दोस्तों और आता है, समाजवादी के बाद अगला शब्द जो दोस्तों आता है वो आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इसको अमूमन धर्म निरपेक्ष भी मान लिया जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि हमारी सरकार किसी भी पंथ को या किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, उसके लिए सभी धर्म एक समान होंगे, ये पंथ निरपेक्ष का मतलब है। अगला शब्द जो आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द आता है और इसका मतलब होता है दोस्तों, अब्राहम लिंकन की वो बातें याद करिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये हुआ कि जनता का होगा, जनता के लिए होगा और जनता के द्वारा ही बनाया जाएगा। लोकतंत्रात्मक शब्द का मतलब ये होता है। और इसके बाद एक शब्द जो आता है वो शब्द है गणराज्य। गणराज्य शब्द का मतलब दोस्तों है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च पदाधिकारी, आपको पता होगा भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना जाता है। और जिस देश में राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है उसे हम गणराज्य कहते हैं। और हमारे राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं। बस हमारे यहाँ चुनाव की 2 प्रक्रिया हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम जिन सांसदों को चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आगे आगे एक एक भाग को हम पढ़ाते चलेंगे और वहाँ राष्ट्रपति की प्रक्रिया आएगी भाग 5 में, तो वहाँ आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो गणराज्य का मतलब हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है कि लगातार राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा कोई
अपने यहाँ भारतीय संविधान में प्रक्रिया नहीं है। और 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी और इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे 3 शब्द समस्त नागरिकों को 3 शब्द के बारे में चर्चाएं और की गई हैं दोस्तों, 3 शब्द के विषय में चर्चाएं और की गई हैं। वो 3 शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रक्रिया भी लिखी गई है भारतीय प्रस्तावना में। और ये भी पूछ सकता है, ये कई बार लाइन से पूछ लेता है, सीक्वेंस से पूछ लेता है, पहले कौन सी प्रक्रिया आई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों कि ये भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में लिखी गई है। ये बात आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे शब्द कहाँ लिखे गए हैं, तो आपका जवाब होगा प्रस्तावना। मान लेते हैं कि प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं होता है, तब दोस्तों हमारा जवाब जो होगा वो होगा भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 38 में। इसके आगे जो शब्द लिखा गया है दोस्तों, न्याय की भी बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे प्रस्तावना में लिखी गई हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं लिखित हैं, तो 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये सीक्वेंस से आप याद रखेंगे क्योंकि सीक्वेंस से ही पूछता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों एक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और बात करें 13 मूल अधिकार में कुल 6 प्रकार का अधिकार हमें दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं लिखी हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकार में, लेकिन प्रस्तावना में आपसे पूछेगा तो 5 प्रकार की। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 में लिखेगा, 19 के ए में लिखा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 का ए देता है। तो ये भी लाइनें आप क्रम से याद रखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपसे पूछ सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त और कहाँ लिखित हैं, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 19 के ए में। इसके बाद एक शब्द और, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता दी जाएगी। ये भी बात प्रस्तावना में लिखी गई है। और दोस्तों याद रखिएगा, अवसर की समानता भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 16 में भी अवसर की समानता की चर्चा की गई है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो प्रस्तावना के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेदों में, अन्य भागों में इसकी चर्चा की गई है। हमने बात की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये अनुच्छेद 38। हमने बात किया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का ए, और हमने बात किया अवसर की समानता अनुच्छेद 16। ये अनुच्छेद 19 और 16 भाग 3 में है, मूल अधिकार में 13 से लेकर 12 से लेकर 35 तक। और ये भाग 4
में लिखा गया 38। और एक शब्द दोस्तों और, बंधुत्व या बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा। भाईचारा का शब्द हमारे भारतीय प्रस्तावना में है। और साथ में भाग 4 का यानी मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में भी इसकी चर्चा की गई है। मूल कर्तव्य 51 अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई है भाईचारा यानी बंधुत्व शब्द की, जो हमारी प्रस्तावना में आया है। और इसके आगे एतत् द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को, तो ये भी आपसे पूछ सकता है आखिर भारतीय संविधान को लागू कब किया जाएगा, ये समय कहाँ, ये तारीख कहाँ लिखी गई। तो ये भी दोस्तों प्रस्तावना में लिखा गया है कि आज एतत् द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान को आंशिक रूप से आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। और इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। और वो अनुच्छेद कौन कौन से थे, ये चर्चा हम आपसे इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। हमने बताया था कि अनुच्छेद 394 के तहत 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। और अनुच्छेद 394 में ये बातें लिखी गई हैं कि 26 जनवरी को बचे हुए अनुच्छेदों को लागू किया जाएगा। 26 नवंबर यानी भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख भी प्रस्तावना में लिखी गई है। और अंत में जो 3 शब्द लिखे गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत मतलब आंशिक रूप से लागू करते हैं, अधिनियमित मतलब अपनाते हैं, और आत्मार्पित मतलब अपने आप को, स्वयं को, प्रस्तावना को या भारतीय संविधान को अर्पित कर देते हैं। दोस्तों ये भारतीय संविधान की कुछ लाइनें थी जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में याद रखेंगे भारतीय प्रस्तावना को ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की आत्मा कहा था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। आपसे भाग पूछेगा या पूछेगा ठाकुर भार्गव दास ने किसको कहा था, तो प्रस्तावना। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इसलिए याद रखेंगे ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को आत्मा कहा, जबकि BR अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा था। ये बात आप बढ़िया से याद रखेंगे। साथ में प्रस्तावना को कुंजी भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। आपका आंसर होगा। और फ्रांस की क्रांति से भी हमने 3 शब्द जोड़े थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये 3 शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से जोड़े थे। याद रखिएगा, पूछता है कि फ्रांस की क्रांति से कितने शब्द हमने जोड़े थे। 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। दोस्तों इसके बाद आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। बहुत सारे विषय जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इसी के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। और इसमें हम 3 शब्द जोड़े थे। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन, अभी तक एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन था। पूछेगा कब हुआ है, कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था।
अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द जो था वो था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों ये था प्रस्तावना की कुछ जानकारियां हम आपको बताने का प्रयास किए, और ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करिएगा। और पीछे प्लेलिस्ट में इसके पहले भारत के संवैधानिक इतिहास की जानकारी हम आप दे चुके हैं। और प्रस्तावना के बाद अब अगला वीडियो जो होगा वो होगा भारतीय संविधान के भाग 1। कुल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, और वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों कहीं कहीं 25 भाग लिखा होता है, 370 अनुच्छेद। तो ये कैसा हुआ, इसकी भी चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।